पहले जो मैंने बताया वो क्या बताया है कि ब्लड की कंपोजिशन। तो देखें कंपोजिशन से शुरू करते हैं। कंपोजिशन से मुराद ये है कि अगर आपका ब्लड है तो वो बना किसका होगा। देखें आपका जो ब्लड होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा हिस्सा होता है उसका ब्लड सेल्स। कौन से होते हैं? प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। देखें ये होगा जनाब प्लाज्मा और नंबर 2 पर आ जाते हैं आपके ब्लड सेल्स। अब जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। कितना होता है? 55%। और जो ब्लड सेल्स होंगे वो 45% है। इससे मुराद ये है, अगर किसी को ये नहीं पता कि 55% क्या होता है, 45% क्या होता है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ml यानी कि 100 ml ब्लड दिया जाए तो उसमें से 55 ml जो होगा वो प्लाज्मा होगा और 45 ml जो होगा वो ब्लड सेल्स होगा। अब देखें जो प्लाज्मा होता है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होती है। प्लाज्मा जो होता है इसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ये इससे मिलकर बना होता है। देखिए किससे मैंने कहा है, सबसे पहले ये किस से बनता है? ऑर्गेनिक, उसके बाद आ जाता है आपका इनऑर्गेनिक, उसके बाद आपका आ जाता है क्या, यानी कि नंबर 3 प्रोटीन्स, और इसमें आपका आ जाता है 92% जो होता है वो वाटर होता है। कितना होता है? 92% जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, और प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। अभी हम सबसे पहले, जबकि मैंने ये कहा था सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन के बारे में आपको पता चल गया कि ये चीजें। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जनाब प्लाज्मा की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप प्लाज्मा की तरफ। तो प्लाज्मा को हमने देखा कि प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है वो क्या है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन और वाटर कितना होता है? 92%। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये होते हैं, देखिए अब जैसे ही मैंने कोई रोटी खाई, रोटी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज किस में जाती है? हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड से हमारे सेल में जाती है। समझ आ रही है? तो जो ग्लूकोज हो गया, उसके बाद अगर मैंने फॉर एग्जांपल चिकन खाया, चिकन क्या होता है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन किस में जाती है? अमाइनो एसिड में। तो वही अमाइनो एसिड किस में गए? ब्लड में गए, और वही ब्लड से किधर जाते हैं? सेल के अंदर। तो वो क्या, और उसके बाद अगर कोई मैं फॉर एग्जांपल फैट खाता हूँ, फैट किस में जाती है? ग्लिसरॉल में। तो वही जो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में ये जो चेंज होने का जो प्रोसेस होता है और उसके बाद वो ब्लड के अंदर जाते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो क्या होता है? प्लाज्मा। समझ आ गई? दूसरे नंबर पर जो मैंने बोला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, जैसा कि आपने बहुत सुना होगा जनाब कि ये वाली जो चीज है ना इसमें कॉपर बहुत होता है। समझ आ रही? ये वाली जो चीज है ना इसमें सोडियम बहुत होता है। ये वाली जो चीज है इसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो जो आपके मेटल्स होंगे, जो आपके आयंस होंगे, वो कौन से होंगे? आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होंगे। नंबर 3 पर आ जाती हैं प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली हमारी प्लाज्मा के अंदर 4 प्रोटीन्स होती हैं। कितनी प्रोटीन्स होती हैं? 4 प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहली जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं अल्ब्यूमिन। कौन सी होती है? अल्ब्यूमिन। नंबर दूसरे पर जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं ग्लोबुलिन। नंबर 3 पर जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं फाइब्रिनोजेन, और नंबर 4 पर जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। अभी देखिए जैसे ही मैंने नाम लिया अल्ब्यूमिन का पहले, उसके बाद फिर ग्लोबुलिन का, उसके बाद फिर फाइब्रिनोजेन का, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन का, इसी तरह इसका लेवल जो होता है वो ऊपर से नीचे ही यानी कि कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा लेवल जो प्लाज्मा के अंदर किसका होगा? अल्ब्यूमिन का। उसके बाद किसका होगा? ग्लोबुलिन का। उसके बाद किसका होगा? फाइब्रिनोजेन का। और उसके बाद किसका होगा? प्रोथ्रोम्बिन का। ठीक हो गया? तो ये अगर हमारे पास यानी कि प्रोटीन, अभी हम देखते हैं सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बताया था। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको क्या बताए थे? फॉर एग्जांपल आपकी ग्लूकोज हो गई, अमाइनो एसिड हो गए, उसके बाद ग्लिसरॉल ये होगा। ठीक हो गया? ये कार्बन कंटेनिंग जो सब्सटेंस होते हैं। ठीक है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपकी मेटल्स और आयंस हो गए। ठीक है? मेटल्स प्लस आयंस। प्रोटीन में मैंने आपको बताया कि 4 मेन प्रोटीन्स होती हैं। वो 4 जो मेन प्रोटीन्स होती हैं, सबसे पहले आपको बताया कि अल्ब्यूमिन, उसके बाद आप बता दिया ग्लोबुलिन, उसके बाद नंबर 3 पर फाइब्रिनोजेन, और उसके बाद क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक हो गया? अब देखें ये बहुत ही आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 4 से लेके 5 तक होती है। कितनी होती है? 4 से 5 तक होती है। ग्लोबुलिन की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 2 से 3 तक होती है। जो फाइब्रिनोजेन होती है उसकी वैल्यू 0.2 से लेके 0.4 तक होती है। इसमें परसेंट लगाते जाए। ठीक हो गया? उसके बाद आपकी प्रोथ्रोम्बिन जो होती है उसकी 0.02 से लेके 0.04 तक होती है।
समझ आ गई जो मैंने अभी बोला है? यानी कि अभी पता चल गया सबसे ज्यादा लेवल किसका होगा? एल्ब्यूमिन का। उसके बाद जो लेवल होगा उसका किसका होगा? ग्लोबुलिन का। उसके बाद जो लेवल होगा वो किसका होगा? फाइब्रिनोजेन का। और उसके बाद जो लेवल होगा वो किसका होगा? प्रोथ्रम्बिन का। ओके आगे देखें, अगर इस हाँ जी कितने % 4 to 5%, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर ये ग्राम परसेंट लगाना है, अगर इस प्लाज्मा प्रोटीन में से फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाए, तो इसके बाद जो आपका नीचे बचता है उसको कहते हैं सीरम कहते हैं। समझ आ गई है? सबसे पहले ब्लड में अगर ब्लड सेल्स को सेपरेट कर दिया जाए तो बाकी जो हिस्सा बचता है वो प्लाज्मा बचता है। वो प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन जो क्लोटिंग प्रोटीन एक तरह की होती है वो निकाल दी जाए तो बाकी जो सब्सटेंस बनता है उसको सीरम कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सीरम कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखें कि आपकी एल्ब्यूमिन का क्या रोल है, ग्लोबुलिन का क्या रोल है, फाइब्रिनोजिन का क्या रोल है और प्रोथ्रम्बिन का क्या रोल है। अभी हम इसकी तरफ आते हैं। देखें, एल्ब्यूमिन जो होती है ना, ये आपकी बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं। एक अपने माइंड में एक बात बैठा लें कि जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो मैक्सिमम 99% जो होती हैं वो आपके लीवर से बन रही होती हैं। कितनी होती हैं? वो लीवर से बन रही होती हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो लीवर से नहीं बनती। अब देखें, एल्ब्यूमिन जो होती है वो भी आपके लीवर से बनती है। अभी हम सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं? एल्ब्यूमिन को। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? एल्ब्यूमिन आपका प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करती है। प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अभी देखें, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक होगा? ये क्या है? ब्लड वेसल। अभी इसके अंदर क्या है? हमको पता है कि ये ब्लड वेसल के अंदर प्रोटीन्स होगी। देखें कि इसके अंदर क्या है? एल्ब्यूमिन है, ठीक हो गया? ये क्या? एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन का काम ये होता है, अब ये देखें, ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के साथ ही इधर आपके क्या चल रहे होते हैं? सेल चल रहे होते हैं। क्या चल रहे होते हैं? सेल। और इन सेल के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये जो एल्ब्यूमिन होती है इसका काम ये होता है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है उसको ब्लड वेसल के अंदर लेकर आना। क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर लेकर आना। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लूइड है, इस तरह फ्लूइड पानी है यानी H2 है, ठीक हो गया? यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी H2 है। तो इसका काम एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? इसको अंदर लेकर आना। जब इसके अंदर आएगा तो पानी का जो यानी कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो करेगा मेंटेन रहेगा। तो प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है कि आपका इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर लाना जो होता है उसको कहते हैं आपका प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? समझ आ रही है सबको? देखें, अगर फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल स्पेस, क्योंकि हमें पता है जो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो फ्लूइड आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है उसको इधर यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर लेकर आना उसको कहते हैं आपका प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किस प्रोटीन की वजह से होता है? तो हमने कहा एल्ब्यूमिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूमिन की वजह से। देखें, ये प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा। अब अगर फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा कोलाइडल एल्ब्यूमिन जो है वो इसके अंदर ना होगी तो क्या प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर होगा? नहीं होगा। तो क्या जो फ्लूइड इसके अंदर गया वो इधर ब्लड वेसल के अंदर आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पर इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए उस कंडीशन को कहते हैं एडीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीमा कहते हैं। यानी कि आपका जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो गया। अब वो इंटरस्टिशियल स्पेस से जो फ्लूइड था वो आपकी ब्लड वेसल के अंदर आ नहीं रहा और उसको जो मेंटेन कर रही थी जो प्रोटीन वो कौन सी थी? एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो है वो है नहीं, जिसकी वजह से आपका प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर कम है और वही जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो गया और क्या वो कर दिया? एडीमा कर दिया। यहां तक किसी बंदे का कोई क्वेश्चन किसी तरह का समझ ना आई हो? ठीक होगा, आगे जाते हैं। देखें, ये किन केसेस में जो एल्ब्यूमिन है वो कम हो सकती है? किन केसेस में एल्ब्यूमिन कम हो सकती है? नंबर 1 केस, अगर एल्ब्यूमिन कहां से बनती है? लीवर से। अगर किसी बंदे को लिवर सिरोसिस है, अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस सी है, बी है, हेपेटाइटिस है, लिवर डिजीज है, तो क्या उसमें से एल्ब्यूमिन उतना पैदा कर सकेगा? नहीं पैदा कर सकेगा। तो जब लिवर उतना एल्ब्यूमिन पैदा नहीं कर सकेगा तो क्या जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है वो इधर आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। जब इंटरस्टिशियल स्पेस में इधर फ्लूइड नहीं आ सकेगा तो एडीमा होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? दूसरी चीज देखें, आपका जो फ्लूइड होता है ये फॉर एग्जांपल किडनी की है ग्लोमेरुलस। क्या होती है किडनी की? ग्लोमेरुलस। पर हमें पता है कि किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन काम होता है ना, फिल्ट्रेशन। तो हमारा जो 20 to 25% जो ब्लड होता है वो किधर जाता है?
किडनी की तरफ फिल्टर होने की तरफ जाता है। किधर जाता है? 20 to 25% किधर जाएगा? किडनी की तरफ फिल्टर होने जाएगा। उस 20 to 25% के अंदर एल्ब्यूमिन होगा कि नहीं होगा? होगा ना एल्ब्यूमिन। देखें नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पर जो हमारी ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज जो गुच्छा होता है, यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होता है उसमें एल्ब्यूमिन नहीं आती। एल्ब्यूमिन क्या होती है? नहीं आती। तो अगर ये क्यों नहीं आती? जैसे कि हम घर में छाननी यूज करते हैं ना आटे के लिए, समझ आ रही है? आटे के लिए छाननी वगैरह यूज की, उसमें से जनाब आटा आप जैसे ही वो छान रहे होते हैं तो उसमें से जो बड़े सब्सटेंस है वो ऊपर रह जाते हैं और आटा जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो इसी तरह आप वो बड़े सब्सटेंस इस तरह समझिए जैसे प्रोटीन है, तो जब इसमें से फिल्टर होने लगती हैं तो वो बड़े वाले सब्सटेंस जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है? वो फिल्टर नहीं होनी चाहिए। अगर देखें वही छाननी में से वो बड़े सब्सटेंस मट्टी वगैरह वो भी आपके आटे में आ जाए तो इसका मतलब छाननी खराब है कि नहीं है? खराब है ना। तो अगर इसी तरह जो प्रोटीन है वो भी इधर ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से बाहर निकलकर आपकी इधर यूरिन में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या बनना होता है? एंड पे तो यूरिन ही बनना होता है ना। यूरिन में आ जाए तो क्या मतलब इसका ये है कि ग्लोमेरुलस यानी कि किडनी में कोई ना कोई इशू है। तो देखें जब ये प्रोटीन यूरिन में आ रही है तो ब्लड में कम हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। तो जब ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो रही है तो क्या आपके प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उतना रहेगा कि कम होगा? कम होगा। जब प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो क्या जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में है वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। जब इंटरस्टिशियल स्पेस में से जो फ्लूइड अंदर नहीं आएगा तो एडिमा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन अगर कोई बंदा आप देखते हो, एडिमा क्या होता है? स्वेलिंग। क्या होती है? स्वेलिंग। फॉर एग्जांपल टांगों में स्वेलिंग हो गई, उसके बाद आंखों, सुबह बंदा उठता है। ये हमारे घरों में बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स होते हैं क्योंकि हर दूसरे बंदे को किडनी का इशू हुआ पड़ा है, हर दूसरे बंदे को लीवर का इशू हुआ पड़ा है। तो आप अगर ऐसे पेशेंट्स देखते हो जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, सुबह अगर वो उठे टांगों की स्वेलिंग है, वो कहता है मेरी टांगों में बहुत स्वेलिंग है, मेरी आंखें में सुबह उठूं तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, फिर वक्त के साथ साथ कम होती है। तो उसमें दो इश्यूज हो सकते हैं, दो ऑर्गन्स का प्रॉब्लम होता है, या तो उसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है या तो उसके किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह आपका इसके तरफ होगा। ठीक होगा जी। उसके बाद हम आते हैं ग्लोबुलिन की तरफ। सॉरी, एक एल्ब्यूमिन का काम और क्या होता है? एक एल्ब्यूमिन का काम तो ये होगा कि प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। दूसरा काम क्या होता है? देखें एल्ब्यूमिन का जो दूसरा काम होता है, दूसरा काम ये होता है ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम करती है। किसके तौर पर काम करती है? ट्रांसपोर्ट के तौर पर। ट्रांसपोर्ट क्या? देखें फॉर एग्जांपल आपका कोई हार्मोन्स हो गए, कैल्शियम आयन हो गया, ये कैल्शियम हो गया उसको साथ लेकर जाती है। कोई उसके बाद हार्मोन्स हो गए जैसे थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, उसको साथ लेकर जा रही होती है। तो ये कहते हैं एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है, दूसरा जो काम करेगी वो कौन सा करेगी? प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगी। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं किसकी तरफ? ग्लोबुलिन की तरफ। ग्लोबुलिन क्या होता है? देखिए ग्लोबुलिन बेसिकली ब्लड के अंदर तीन तरह की ग्लोबुलिन होती है। कितनी तरह की ग्लोबुलिन होती है? तीन तरह की ग्लोबुलिन। एक होती है अल्फा ग्लोबुलिन, एक होती है बीटा ग्लोबुलिन, एक होती है गैमा ग्लोबुलिन। ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो होती हैं ये आपके लीवर से बनती हैं, और जो गैमा ग्लोबुलिन होती है वो आपके लीवर से नहीं बनती, वो आपके बी सेल्स बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? बी सेल्स। इम्यून सिस्टम के कौन से सेल? बी सेल जो होंगे वो गैमा ग्लोबुलिन बनाएंगे। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए क्वेश्चन कि जनाब जो आपके गैमा ग्लोबुलिन होती है वो कहां से बनती है, तो आपने क्या बताना है कि वो बी सेल से बनती है। और अल्फा और बीटा जो होगी वो कहां से बनेगी? वो आपके लीवर से बनेगी। अभी हम इनकी तरफ आते हैं। देखें ये अल्फा बीटा जो ग्लोबुलिन होती है इनका भी सेम काम होता है। इनका काम ये होता है कि जनाब एक तो इनका ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम होता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन को लेकर जाना, ये इसका काम है। किसी प्रोटीन को लेकर जाना, आयंस फॉर एग्जांपल आयरन जो होता है उसको लेकर जाना ट्रांसपोर्ट के ऊपर। दूसरा इसका काम क्या होता है? दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये हमारी डिफेंस जो मैकेनिज्म होता है, डिफेंस सिस्टम जो होता है उसको मेंटेन करती है। डिफेंस सिस्टम में कैसे? देखें जो गैमा ग्लोबुलिन होती है वो कहां से बनती है? मैंने क्या बी सेल से, बी लिम्फोसाइट से। और बी सेल्स क्या करते हैं? इम्यूनिटी का काम करते हैं। देखें अब ये जो बी सेल्स होते हैं, जैसे ही हमारा कोई माइक्रोब्स हमारे अंदर जाता है, माइक्रोब्स हमारे जिस्म के अंदर जाता है, तो जब ये माइक्रोब्स ब्लड के अंदर जाने लगता है तो उस वक्त जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो कौन सी ग्लोबुलिन बनाते हैं? गैमा ग्लोबुलिन। ये गैमा ग्लोबुलिन जब बनती है तो वो एज ए एंटीबॉडी काम करती है। क्या काम करती है? एज ए एंटीबॉडी काम करती है। ये जो एंटीबॉडी होती है, ये जो आपके एंटीजन होती है जो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हुआ होता है, फॉरेन पार्टिकल फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स, इस माइक्रोब्स में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, ये वो जिस तरह के भी होंगे, तो ये उसके ऊपर एक तरह का अटैक करती है और उसके ऊपर अटैक करके उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश करती है। एक तो ये क्लियर हो गया। देखें
सम टाइम ऐसे होता है कि यही जो गेमा ग्लोबुलिन होती है ये अपनी औकात से बाहर हो जाती है। अपनी औकात से बाहर होने का मतलब ये है कि ये जो अपने जिस्म के नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती है। जब ये जो अपने जिस्म के नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। क्या कहते हैं? ऑटोइम्यून डिजीज। क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा जी, ये ऑटोइम्यून डिजीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज का कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ स्टीरॉइड्स देते हैं, जितनी देर तक आप मेडिसिन खाओगे तो उतनी देर तक थोड़ा बहुत फर्क रहता है। फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून डिजीज में आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे कि कहते हैं जोड़ों में दर्द रहता है, गैंठिया वगैरह, ये तो बहुत ज्यादा घरों में ये इश्यूज होते हैं। ठीक है, गैंठिया हो गया जनाब, दवाइयां खाओ, उम्र वो कहते हैं ना जब तक आपकी उम्र आप मेडिसिन खाओगे उसके बगैर आप ठीक नहीं हो सकते, तो वो उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी को सुप्रेस किया जाए, कम किया जाए। आपके बी सेल्स कम बनेंगे, जितने बी सेल्स कम होंगे उतनी आपके इम्यून सिस्टम के अपने नॉर्मल जो सेल्स होंगे उसके ऊपर वो कम अटैक करेंगे। दूसरा इसका एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं प्लाज्माफेरेसिस। सुना होगा किसी ने टर्म प्लाज्माफेरेसिस? हाँ जी, ब्लड किया हुआ था हैं? यहाँ वाला ब्लड सारे जानते हैं कैसे होते हैं। प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है? प्लाज्माफेरेसिस ये होता है, देखें एक बंदा जिसको ऑटोइम्यून डिजीज है, उसका प्लाज्मा लिया जाता है, और उस प्लाज्मा में से जो उसकी एंटीबॉडीज जो अटैक कर रही होती हैं उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद वही जो ब्लड जिस बंदे से लिया जाता है दोबारा उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब वो एंटीबॉडीज तो निकल गई, समझा रही, तो क्या वो अटैक दोबारा करेंगी? नहीं उस लेवल पर, लेकिन ये वक्त के बाद करना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है, फिर ये काम चलता है, तो हर बंदा उतना अमीर नहीं होता कि वो करा सके। ठीक हो गया प्लाज्माफेरेसिस का जो प्रोसेस जो होता है जिसको आप बताएं। और फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन जो होती हैं ये एक तरह की क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं, अगर ये नहीं होंगी तो आपकी यानी कि जो ब्लड होगा वो क्लॉट नहीं होगा और ब्लड जो होगा वो बाहर जाना शुरू